नमस्कार, शिक्षार्थ में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक को आपके सामने लेकर आए हैं, जैसा कि सामने दिख रहा होगा, एल नीनो और ला नीना। ये एक ऐसा टॉपिक है, जब भी भारतीय मानसून आता है तो ये चर्चा में बना रहता है। शायद ही ऐसा कोई वर्ष गया हो कि एल नीनो और ला नीना की चर्चा ना करी गई हो भारतीय मानसून के संदर्भ में। आज हम इसी को समझेंगे कि एल नीनो और ला नीना क्या होता है, और इसे समझने के लिए हमको सबसे पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एल नीनो और ला नीना समझने से पहले हम उन चीज़ों को जानेंगे, उसके बाद एल नीनो और ला नीना के बारे में समझेंगे। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें एक वीडियो पड़ी है साउथ अटलांटिक ओशन वाली, उसमें मैंने पेरू की धारा और पेरू वाली धारा जो साउथ पैसिफिक ओशन की जो धाराएं मैंने करवाई थी, उसी में मैंने संकेत दे दिया था कि एल नीनो और ला नीना में पेरू की धारा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम एल नीनो और ला नीना के बारे में समझेंगे। और उससे पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि पेरू की धारा कैसे बहती है, ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, जो उसमें काम आएगा। उसके बाद हम समझेंगे एल नीनो और ला नीना क्या होता है और ये कैसे इसका जन्म होता है। तो हम समझते हैं पहले कुछ बेसिक। ये मैप है, वर्ल्ड मैप, जिसमें ये एशिया प्लस यूरोप, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और ये हमारा प्रशांत महासागर है, यानी कि पैसिफिक ओशन। उम्मीद है समझ में आया होगा यहाँ तक। तो इसमें ये होता क्या है कि हम आपको सबको पता है कि 0 डिग्री के और 30 डिग्री के बीच में ट्रेड विंड्स चलती हैं, व्यापारिक पवनें चलती हैं इस तरीके से, और उत्तरी गोलार्ध में इस तरीके से ट्रेड विंड्स चलती है। लेकिन हमें साउथ पैसिफिक से लेना देना, तो हम नीचे की ट्रेड विंड्स के बारे में ही देखेंगे। जब ये ट्रेड विंड्स चलती हैं तो ये करती क्या हैं, जो साउथ अमेरिका का पश्चिमी भाग है, उससे लगा हुआ समुद्र है, उसका गर्म पानी को बहा कर ले जाती हैं और ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाकर इकट्ठा कर देती हैं, जिससे कि इस एरिया का गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाता है, जिससे कि पेरू से सटा हुआ, ये वाला यहाँ पे पेरू है, ये पेरू देश है, ये चिली है। तो पेरू से सटा हुआ जो समुद्र है, ये वाला एरिया, यहाँ पे ये ठंडा हो जाता है अपेक्षा नीचे से। जब ऊपर से जब गर्म पानी हटा कर इधर कर दिया ट्रेड विंड्स ने, तो नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है। जब नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है तो ये एरिया अपेक्षाकृत ठंडा हो जाता है, जिस कारण यहाँ से बहने वाली पेरू या हम्बोल्ट की धारा जो है, पेरू की धारा, जिसे हम्बोल्ट की धारा भी बोल देते हैं, ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर बहती है। जब यहाँ पे ये एरिया ठंडा रहेगा और ठंडी धारा बहेगी, तो इसे बोलेंगे हाई प्रेशर। यहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा। लो प्रेशर में अपेक्षाकृत उष्ण हवा होती है, गर्म हवा, और जहाँ ठंडी हवाएं होती हैं वहाँ अपेक्षाकृत हाई प्रेशर बनता है, और हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। हाई प्रेशर यहाँ पे है, लो प्रेशर यहाँ पे, तो हवाएं इस तरीके से इधर चलेंगी। और लो प्रेशर जहाँ पे होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पूरब भाग में, यहाँ पर ट्रेड विंड ने यहाँ पर गर्म पानी ला के इकट्ठा कर दिया है, तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गर्म क्षेत्र बन जाएगा। तो गर्म क्षेत्र हवाएं ऊपर उठती हैं, हवाएं ऊपर उठेंगी तो इधर जाएंगी, आधी इधर जाएंगी, और इधर जाते 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 ये वहाँ गिरेंगी जहाँ पर हाई प्रेशर बना हुआ है। हाई प्रेशर बना रखा है पेरू की धारा वाले एरिया में, तो वो नीचे वहाँ पर बैठेंगी, हवाएं ऊपर से नीचे आएंगी, तो हाई प्रेशर से फिर ये इधर लो प्रेशर की तरफ हवाएं चली जाएंगी। तो इस तरीके से एक सर्किल बन जाएगा। इसी सर्किल को नाम कहते हैं वाकर साइकिल। इस सर्किल को कहते हैं वाकर सर्किल, वाकर चक्रण, इसी का नाम दिया जाता है वाकर चक्रण को। तो ऑस्ट्रेलिया के उष्ण भाग में जब हवाएं ऊपर उठेंगी, तो ऊपर उठने पे कंडेंसेशन की क्रिया होगी। कंडेंसेशन की क्रिया में ये बादल बनेंगे। बादल बनेंगे तो इस एरिया में बरसात होगी, और ये एरिया हाई प्रेशर के कारण शुष्क रह जाएगा।
इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मैं कुछ फालतू वाली चीज़ यहाँ से मिटा दूँ। जीरो डिग्री, तो ये 0 डिग्री। तो जब यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा और यहाँ पर लो प्रेशर रहेगा, तो लो प्रेशर से हवाएं ऊपर उठती हैं, ऊपर उठेंगी, इधर चली जाएंगी, कुछ हवाएं इधर चली जाएंगी ऊपरी वायुमंडल में। लो प्रेशर नीचे होगा तो लो प्रेशर का हमेशा ऊपर हाई प्रेशर होगा, तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा वायुमंडल में, रिवर्स होता है एक दूसरे के। तो ऊपरी हवा ये दोनों तरफ जाएगी और जहाँ पर उसे हाई प्रेशर मिलेगा वहाँ ये उतर जाएंगी, तो हाई प्रेशर पर ये उतर जाती हैं। फिर हाई प्रेशर से सतही पवनें लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो इस तरीके से ये चक्रण बन जाता है, वाकर चक्रण। तो ये जो प्रक्रिया है हाई प्रेशर लो प्रेशर, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल कंडीशन है। ये ना लालिना की और ना ही एल नीनो की स्थिति है, ये नॉर्मल। यहाँ पे ये ठंडी हवा बह रही है पेरू की, तो ये पैसिफिक ओशन की एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इस तरीके से पैसिफिक ओशन वर्क करता है। लेकिन जब एल नीनो की क्रिया हो जाती है तो अब समझते हैं हम एल नीनो की क्रियाएँ। नॉर्मल हमने कंडीशन देख ली क्या होनी चाहिए, अब हम देखते हैं एल नीनो की बारी में। जब एल नीनो आता है तो क्या होता है। एल नीनो के अगर बेसिक की बात करें तो एल नीनो को चाइल्ड क्राइस्ट बोला जाता है, चाइल्ड क्राइस्ट, यानी कि बालक ईसा। ये इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि एल नीनो की घटनाएं जो होती हैं दिसंबर के महीने में होती है, वो भी 25 दिसंबर के आसपास वाले टाइम, जब ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो इसीलिए इसे बालक ईसा कह देते हैं कि ईसा का आगमन हुआ है, तो इसे एल नीनो जानते हैं। साउथ अमेरिका में बोलते हैं इसे एल नीनो के नाम से। तो अगर हम एल नीनो की क्रिया देखें तो एल नीनो में होता यह है, जो यहाँ पर ट्रेड विंड्स बह रही हैं, ये ट्रेड विंड्स चलती हैं, तो ये ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं बह पाती। वीक क्यों होती हैं इसके बारे में अभी तक नहीं पता चला है। कुछ वैज्ञानिक लोग इसे सामुद्रिक घटना मानते हैं कि पैसिफिक ओशन में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं कि ये विंड्स को कमज़ोर कर देती हैं, या कुछ लोग इसे वायुमंडलीय घटना मानते हैं, कुछ लोग जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देखते हैं। लेकिन इसका अभी तक निर्धारण नहीं हो पाया कि क्यों वीक हो जाती हैं। लेकिन ये होता है कि 3 से 7 साल के बीच में, ये भी निर्धारित नहीं है ईयर भी, लेकिन अमूमन ऑन एवरेज मान लेते हैं वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता कि 3 से 7 साल के बीच में ये ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं। क्यों होती हैं अभी तक नहीं पता चला, और ये टाइम भी कंफर्म नहीं है। कभी कभी जल्दी हो जाती हैं, कभी कभी और भी देर में होती हैं, तो कुछ निर्धारित नहीं है। लेकिन इतना है कि वीक हो जाती हैं। जब ये वीक होती हैं तो इनके द्वारा किया गया काम, यहाँ का पानी जो गर्म पानी होता है जो यहाँ ले जाया जाता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। जब ये कमज़ोर पड़ेगा तो इससे जो पेरू की धारा जो यहाँ से बह रही है वो भी धीरे धीरे वीक होने लगेगी। और दूसरी बात ये होता है, जब व्यापारिक पवनें कमज़ोर होती हैं तो आपने देखा होगा साउथ अटलांटिक ओशन की जब करंट देखा था हमने, तो इसमें प्रतिविस्वतीय धारा भी देखा था अपन ने। तो उस समय जब ये ट्रेड विंड्स वीक होती हैं तो प्रतिविस्वतीय धारा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो ये पेरू की धारा जो यहाँ बह रही है, जब ट्रेड विंड्स कमज़ोर हो गई हैं तो पेरू की धारा भी कमज़ोर हो गई है, ऊपर से प्रतिविस्वतीय धारा भी स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो इस पेरू की धारा को ये और भी कमज़ोर कर देती है। तो जहाँ पर ये हाई प्रेशर बनना था, ठंडा क्षेत्र बनना था, यानी कि यहाँ पर एचपी होना था, हाई प्रेशर होना था, अब हाई प्रेशर ना होकर यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। जब यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी। जब यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा तो अपेक्षाकृत यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। ये घटना है एल नीनो की घटना। ट्रेड विंड्स कमज़ोर क्यों होती हैं इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन होती हैं। तो यहाँ पे ये लो प्रेशर बन जाएगा और ये हाई प्रेशर बन जाएगा। अब वॉकर चक्रण एक तरीके से पूरा उल्टा हो गया है, तो इसे कहते हैं एल नीनो की घटना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब क्या प्रक्रिया होगी, ये लो प्रेशर से हवा ऊपर उठेगी, यहाँ बादल बनेंगे,
यहाँ वर्षा होगी। यानी कि जो क्षेत्र कभी हाई प्रेशर में शुष्क क्षेत्र था, जहाँ हवा नीचे बैठती थी, अब वहाँ से हवा उड़ रही है और वहाँ बरसात हो रही है। और यहाँ से हवा ऊपर उठकर आधी इधर जाएगी, आधी उधर चली जाएगी। जब यहाँ आएगी तो हाई प्रेशर में यहाँ बैठेगी आगे ऑस्ट्रेलिया के पास। यानी कि पहले नॉर्मल कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया में उष्ण क्षेत्र बनता था लो प्रेशर वाला, वहाँ से हवा ऊपर उठती थी। लेकिन एल नीनो की कंडीशन में हवा नीचे बैठती है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के पूरब में हाई प्रेशर बन जाता है। और जो वॉकर चक्रण, जो नॉर्मल वॉकर चक्रण था, वो अब रिवर्स हो गया है। तो इस घटना को बोलते हैं एल नीनो की घटना। उम्मीद है आपको समझ में आएगी। और भारतीय मानसून से कैसे ये संबंधित है, उम्मीद अब मैं उसे बताने का प्रयास करता हूँ। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ लो प्रेशर बना होता है, तो उम्मीद है यहाँ से हवा ऊपर उठेगी, यहाँ बादल बनेंगे, यहाँ वर्षा होगी। तो एक हवा इधर भी जाती है, हवा इधर भी जाती है। तो ये जब हवा इधर जाती है तो ये हिंद महासागर में मेडागास्कर के पास उतरती है आके। और मेडागास्कर के पास उतरने के बाद ये जब यहाँ पे गर्मी का टाइम होता है तो ITCZ यहाँ कहीं होती है, इस एरिया में कहीं। ये ITCZ है, ITCZ, जिस कारण जो है ये जो साउथ की ट्रेड विंड्स हैं, साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स हैं, वो इक्वेटर को पार करके नॉर्थ में चली जाती हैं। नॉर्थ में कोरियोलिस फोर्स के कारण ये अपने बाएं मुड़ जाती हैं, दाएं मुड़ जाती हैं। और दाएं मुड़ने के बाद ये इधर जाती हैं, ऐसे मुड़ जाती हैं। तो उसी के साथ जब यहाँ पे ये हवा नीचे उतरेगी, ये वाली, यानी कि इधर से जो आ रही है ये, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बना देंगी। एल नीनो वाली धारा जो ये उतर रही है, ये हाई प्रेशर बना देगी। और हाई प्रेशर बना देगी, हाई प्रेशर करेगा क्या, और यहाँ पर अपने गर्मी में यहाँ पे लो प्रेशर हो रहा है, तो आपको पता चल रहा होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेंगी। तो ये जो हमारी जो ट्रेड विंड जा रही है दक्षिण पश्चिमी मानसून को लेकर, इन्हें और भी स्ट्रॉन्ग कर देती है। यानी कि नॉर्मल कंडीशन अगर है, एल नीनो की स्थिति नहीं है, तो एल नीनो की स्थिति अगर नहीं है तो फिर हमारा जो मानसून स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ला नीना की स्थिति है तब और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है हमारा मानसून। ला नीना क्या होता है अभी समझेंगे जस्ट, लेकिन नॉर्मल कंडीशन की मैंने बात बताई। अगर एल नीनो की स्थिति आ गई है, एल नीनो की स्थिति में यहाँ हाई प्रेशर बन जाएगा। कैसे बनेगा मैंने आपको बताया। और यहाँ लो प्रेशर, यानी कि हवाएं अब यहाँ से ऊपर उठेंगी, यहाँ बादल बनेगा, यहाँ बरसात होगी। और यहाँ आकर आधी हवा इधर चलेगी, आधी हवा इधर चली जाएगी, और यहाँ से हवा बैठेगी, और यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चली जाएगी। तो अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि हवा जो है हिंद महासागर तक पहुँच ही नहीं पा रही है। जब यहाँ से पहुँच ही नहीं पा रही है तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून को फोर्स नहीं दे पाएगी। इसलिए कहते हैं जब एल नीनो की घटना होती है तो मानसून अपेक्षाकृत कमज़ोर होता है। मानसून आ तब भी जाता है, बहुत सारी घटनाएं मानसून में काम करती हैं, वो हम अलग से पढ़ लेंगे, लेकिन एल नीनो भी इफ़ेक्ट डालता है। जब एल नीनो की घटना अगर हो जाती है तो मानसून कहा जाता है कि मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि इस बार कमज़ोर रहेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में होगा एल नीनो के बारे में। तो हर 3 से 7 साल में, ये भी निर्धारित नहीं है लेकिन औसत मान लिया जाता है, तो 3 से 7 साल हम मान के चलेंगे। तो ये होगी एल नीनो की घटना। वहीं अगर हम दूसरी बात करें ला नीना, ला नीना को कहा जाता है द गर्ल चाइल्ड। कह देते हैं इसे एल नीनो की बहन। अब ला नीना की घटना क्या होती है, जैसे कि ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं तो कभी कभी ट्रेड विंड्स बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। जब ये ट्रेड विंड बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तब क्या होगा, तब ये होगा यहाँ पर लो प्रेशर बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगा, यहाँ पर हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाएगा। यहाँ पर हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगा, यहाँ पर लो प्रेशर बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगा। क्यों? क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी ये ट्रेड विंड्स तो यहाँ से अपेक्षाकृत अधिक, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गर्म पानी को इधर शिफ्ट करेंगी। जब इधर शिफ्ट करेंगी पानी को तो यहाँ से अपेक्षाकृत ज़्यादा ठंडा पानी ऊपर की ओर आएगा, जिसे उत्सर्वण की क्रिया बोलते हैं, जहाँ पे
नीचे से ठंडा पानी ऊपर की ओर आता है, तो यहाँ पर पेरू की धारा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और पृथ्वी विषुवती धारा बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, जिससे कि यहाँ पर फिर हाई प्रेशर जब बनेगा, यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी और अपेक्षाकृत स्ट्रॉन्ग, मतलब जो नॉर्मल कंडीशन है उससे भी ज़्यादा भयंकर ये बनकर आएगा। तो जब ये ज़्यादा भयंकर आ जाएगा, यानी कि नॉर्मल जो कंडीशन होनी चाहिए वो कंडीशन ना बनकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन बन जाए, तो उसे कहते हैं लानिना की स्थिति। और लानिना की स्थिति में आप जान रहे होंगे, अगर जब नॉर्मल कंडीशन में हमारा मानसून बेहतर हो जाता है, तो अगर लानिना की स्थिति है, लानिना में तो और भी ज़्यादा मजबूत हमारा मानसून हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा लानिना किसे बोलते हैं। एक लानिना जो है एल नीनो का अपोजिट है। जो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन को ही और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दो तो वो लानिना की स्थिति हो जाती है। और लानिना जो है बिल्कुल एल नीनो के अपोजिट है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यानी कि नॉर्मल कंडीशन की जो एक्सट्रीम लेवल है वो है लानिना की स्थिति। लानिना की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन ही होती है। यहाँ पर हाई प्रेशर बना होता है, यहाँ पर लो प्रेशर बना होता है, लेकिन ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो लो प्रेशर से हवा भी बहुत ही इंटेंसिव रूप से ऊपर उठेगी और भयंकर वर्षा करेगी, और ये हवा भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी जो हिंद महासागर में मेडागास्कर के पास उतरेगी, और ये दक्षिण पश्चिमी मानसून को और भी ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ाएगी। तो नॉर्मल कंडीशन का ही एक्सट्रीम लेवल लानिना की स्थिति है, और नॉर्मल कंडीशन का अपोजिट, यानी कि यहाँ पर हाई प्रेशर बना दिया जाए और यहाँ पर लो प्रेशर कर दिया जाए, वो कैसे होता है जब ट्रेडविंड वीक हो जाती है तब। तो ये जो है नॉर्मल कंडीशन का अपोजिट एल नीनो हो जाएगा। ये एल नीनो की स्थिति है। अगर हम बात करें यहाँ एल पी कर दें, लो प्रेशर कर दें, और ये और यहाँ पर एच पी कर दें और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दें, तो ये लानिना की कंडीशन हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और ये चक्रण जो बनना है इसे वॉकर चक्रण बोलते हैं। ये वॉकर चक्रण जो है अपोजिट हो जाता है लानिना और एल नीनो की दोनों की कंडीशन में। अगर हम बात करें जब यही जो चल रही है प्रक्रिया एल नीनो, यानी कि साउथ पैसिफिक ओशन जो एल नीनो और लानिना के बीच में और नॉर्मल कंडीशन के बीच में झूल रहा है, यही इसे कहते हैं ऑसिलेशन, दोलन, क्योंकि ये 0 डिग्री के नीचे हो रहा है। 0 डिग्री के यानी ये इक्वेटर जो है इक्वेटर के नीचे हो रहा है, तो इसे कहते हैं दक्षिणी दोलन। यानी कि यही एल नीनो और लानिना की कंडीशन जो ये इस तरीके से आती जा रही है, ये नॉर्मल कंडीशन मान लो 3 से 7 साल में बदल रही है। कभी एल नीनो आ रहा है, फिर नॉर्मल हो रही है कंडीशन, फिर लानिना जा रहा है, फिर लानिना, नॉर्मल, एल नीनो, तो इसे ही कहते हैं दक्षिणी दोलन। इंग्लिश में कह देते हैं सदर्न ऑसिलेशन, सदर्न ऑसिलेशन, दक्षिणी दोलन। इसी कंडीशन को कहते हैं दक्षिणी दोलन। अब बात आती है मौसम वैज्ञानिक पता कैसे चलाते हैं कि ये एल नीनो की कंडीशन है और लानिना की कंडीशन है। तो इसके लिए किया क्या जाता है, ऑस्ट्रेलिया में एक क्षेत्र है जिसे कहते हैं डार्विन, यहाँ लिख देता हूँ डार्विन, और पेरू में एक क्षेत्र है जिसका नाम है ताहिती। ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर निरंतर वायुदाब का मूल्यांकन किया जाता है, यहाँ के वायुदाब का और ताहिती के वायुदाब का। यहाँ के वायुदाबों का निरंतर ही परीक्षण किया जाता है, और इसके आधार पर ही अगर यहाँ लो प्रेशर आ गया है तो इसे कह देते हैं नॉर्मल कंडीशन या लानिना की कंडीशन। अगर यहाँ पता चल रहा है कि हाई प्रेशर बन रहा है, कैसे पता चलेगा, डार्विन का जो वायुदाब यहाँ से ले जा रहा है वहाँ से पता चल जाएगा। अगर हाई प्रेशर बन रहा है तो फिर ये कंडीशन एल नीनो की हो जाएगी। तो यहाँ का परीक्षण किया जाता है और इसी के आधार पर एक सूचकांक निकाला जाता है, यानी कि डार्विन और ताहिती के वायुदाब परीक्षण के बाद एक सूचकांक निकाला जाता है जिसे कहते हैं SOI, सदर्न
सदर्न ओसिलेशन इंडेक्स। इसमें होता क्या है, एसओआई के अंतर्गत ताहिती का वायुदाब लिया जाता है। ताहिती का वायुदाब यानी कि टीपी बोल देते हैं जिसे, ताहिती प्रेशर। उसमें से माइनस करा जाता है डार्विन का वायुदाब, यानी कि उसे डीपी बोल देते हैं। इस तरीके से आधार पर हम एसओआई इंडेक्स निकालते हैं। जब एसओआई इंडेक्स निकालेंगे, यदि पॉजिटिव आ गया रिजल्ट, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तब कहेंगे ये सामान्य कंडीशन है। यानी कि सामान्य कंडीशन में क्या, हाई प्रेशर बना है पेरू की तरफ, यानी कि यहाँ पर हाई प्रेशर बन गया है, तो ये नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी। सामान्य दशा होगी या फिर लालिना की कंडीशन। मैंने कहा था ना कि नॉर्मल का एक्सट्रीम लेवल लालिना है, लानिना की दशा होगी। अगर ये सूचकांक निगेटिव आता है, निगेटिव तब आएगा तब ये एल नीनो की कंडीशन मानी जाएगी। एल नीनो की दशा कब होगी, जब ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव कब आएगा, जब यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाए और यहाँ पर लो प्रेशर बन जाए। तब ये कब होगा, जब डार्विन का वायुदाब कम आए, ज़्यादा आए, और ताहिती का वायुदाब कम आए, तो फिर ये नेगेटिव कंडीशन बन जाएगी, जिससे कि यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा और एल नीनो की कंडीशन बन जाएगी। तो इस सूचकांक को निर्धारित करके, इस सूचकांक के आधार पर हम वायुदाब को मापते हैं और उसके आधार पर हम एल नीनो की कंडीशन या लानिना की कंडीशन है हम पता लगाते हैं। तो ये संपूर्ण, और इसे हम कह देते हैं एंसो भी। एक एंसो नाम आपने सुना होगा। एंसो में क्या मिला रखा है, एल नीनो प्लस सदर्न ओसिलेशन। तो इन दोनों को मिलाकर एंसो नाम दे दिया जाता है, एंसो। इसमें एल नीनो प्लस सदर्न ओसिलेशन भी मिला हुआ है। इसलिए अगर एल नीनो की बात करें तो एल नीनो को एक नाम से और कह दिया जाता है, एल नीनो को एंसो का ऋणात्मक चरण। ये कैसे कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो सदर्न ओसिलेशन इंडेक्स में है वो निगेटिव आएगा, तभी एल नीनो की दशा मानी जाएगी। इसलिए एल नीनो को कहा जाता है एंसो का ऋणात्मक चरण। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि एल नीनो और लालिना क्या होता है और किस तरीके से ये वर्क करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में फिर कुछ बेहतर टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। धन्यवाद।